नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज जो हमने शुरू की थी 5000 क्वेश्चन की, उसको अब हम आगे बढ़ाकर अब हम पहुंच गए हैं पार्थियाई पर, यानी पल्लव वंश पर। पल्लव वंश की शुरुआत कब से हुई? पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई था राजा गोंडो फर्नेस। तो ये बात याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। राजा गोंडो फर्नेस कौन से वंश से रिलेटेड है? तो कहां से हैं? पल्लव वंश से, यानी पार्थियाई वंश। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस रो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। तो ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सर थॉमस रो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत कब आए थे? पर्शियन जो थे, पर्शियन लोगों का जो मूल स्थान था वो ईरान था। पर्शियन लोगों का मूल स्थान था ईरान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुषाण वंश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वंश है। ये आए कहां से और कैसे थे, ये किस कुल से निकल के आए? तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ पल्लव के बाद कुषाण आए, जो कि यूची एवं तोखरी भी कहे जाते थे। यूची और तोखरी। यूची नाम का कबीला था, वो 5 कुलों में बटा हुआ था। यूची नाम का कबीला 5 कुलों में बटा हुआ था, और जो कुषाण थे वो इन्हीं में से एक थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कुषाण जो थे वो किस कबीले से बिलोंग करते थे? तो कुषाण बिलोंग करते थे यूची नामक कबीले से। आगे देखते हैं, कुषाण वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? कुजुल कटविशेष। क्या नाम था? कुजुल कटविशेष जो थे वो कुषाण वंश के संस्थापक थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क, जिसके बारे में सुना ही होगा। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। पेशावर तो सुना ही होगा, पुरुषपुर भी कहते थे उसको। तो इसकी सबसे जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। चलिए आगे देखते हैं, यहां से थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जिसे शक संवत कहा जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कनिष्क ने या शक संवत की शुरुआत कब से हुई थी? सबसे पहला क्वेश्चन तो 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। कनिष्क किस वंश से बिलोंग करता था? तो कुषाण वंश से बिलोंग करता था। और आगे बढ़ते हैं, देखा हमने यहाँ पर बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। अब यहाँ देखते हैं हमने कौन कौन सी बौद्ध संगतियां पढ़ चुके हैं। पहले 4 बौद्ध संख्या पढ़ी थी हमने, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो सबसे आखिरी में जो हुई थी वो कनिष्क के टाइम में हुई थी, और कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चौथी बौद्ध संगति के समय जो राजा था वो था कनिष्क, और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और आगे आते हैं, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तभी बौद्ध संगति कराई इसने अपने शासनकाल में। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं चलाई। बात आई यहाँ पर स्वर्ण मुद्राओं की। तो स्वर्ण मुद्राओं के बारे में मैंने अभी पिछले टॉपिक बताया था, पिछले लेक्चर में, कि स्वर्ण मुद्राओं के बारे में हमें 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सबसे पहले किसने चलाए थे? हिंद यूनानियों ने। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे? गुप्त काल में चले थे। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कब चले थे? वो कुषाण काल में चले थे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कुषाण वंश। तो कुषाण शासकों ने सबसे शुद्ध सिक्के चलाए थे। देखो आगे लिखा भी हुआ है, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थे, मतलब उनसे ज्यादा अच्छे थे। कनिष्क का राजवैद्य था। अब यहाँ से 3 लोगों के नाम बताऊंगा, 3-4 लोगों के, उनके नाम को रट के रखना है। जैसा पहला नाम, कनिष्क का राजवैद्य चरक, जिसने चरक संहिता लिखी। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया। ये हो गए 2 नाम। कनिष्क के राज कवि थे अश्वघोष, ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। ये हो गए 3। चौथा आया हमारा आइंस्टीन, जो कि कहे जाने वाले नागार्जुन। नागार्जुन को आइंस्टीन कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनकी पुस्तक थी माध्यमिक सूत्र, सापेक्षता का सिद्धांत, जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही, E=mc²। मूविंग मास के बारे में इन्होंने बात की थी उस समय। इन्होंने नहीं की थी तो आइंस्टीन ने कहा था, लेकिन सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन ने भी दिया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव।
तो यहाँ तक ही मैंने बताया आपको 3-4 नाम पढ़ने हैं, उन 3-4 नामों को एकदम से कंठस्थ करके रखना है। सबसे पहला नाम जो पढ़ेंगे हम कनिष्क के राजवैद्य चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, पहला। दूसरा महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र, जिसमें बौद्ध धर्म के विश्वकोश कहा गया है। तीसरा कनिष्क के राजकवि अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित लिखा है, बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण कही जाती है। चौथा नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है, इन्होंने माध्यमिक सूत्र दिया था जिस सापेक्षता का सिद्धांत। ये 4 नागरिकों के नाम अच्छे से याद करना है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बताने सारे ही क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले शासक कौन थे? तो कुषाण थे। रेशम के मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासक थे कुषाण। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार भी कहाँ से हुआ? चीन से हुआ। आविष्कार जो हुआ वो चीन से हुआ, लेकिन जो कंट्रोल किया था वो किया था कुषाणों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुषाण वंश के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। गुप्त वंश का संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था घटोत्कच। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये बता दिया मैंने, श्रीगुप्त थे। 240 से 280 ईसा पूर्व के आस 240 से 280 ईस्वी में इनका स्टार्ट हुआ था। एडी है, आफ्टर डेथ। ठीक है, ईस्वी का मतलब होता है एडी यानी आफ्टर डेथ, जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद की बात। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, मरने से पहले उनके। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। अब यहाँ से थोड़ी कहानियां स्टार्ट हो रही हैं, इनको बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलने वाले हैं। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम पढ़ेंगे, इसने क्या क्या काम किए और क्या क्या उपाधियां धारण की। तो सबसे पहला काम जो इन्होंने किया, महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया। बाकी 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, लिच्छवी की राजकुमारी देवी से शादी किया। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये बात जो याद रखनी है कि इसने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुप्त संवत की शुरुआत भी चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। 319 और 20 में स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन बन के ये आ सकता है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। और आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में सबको मालूम है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है इसको भारत का नेपोलियन? तो कोई तो वजह रही होगी। तो भारत का नेपोलियन कहा जाने का कारण ये था, इसने आर्यव्रत के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। आर्यव्रत के 9 शासकों को लपेट दिया और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को लपेट दिया, मतलब इतने लोगों को हराया था इसने, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई। समुद्रगुप्त किसका बेटा था? चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था, या उत्तराधिकारी था कह सकते हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख लिखा था। क्या लिखा था? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख। इलाहाबाद जिसका नाम बदल के प्रयागराज हो चुका है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे हरिसेन। तो अब यहाँ से क्वेश्चन 3 बन के आएंगे। समुद्रगुप्त किसके दरबारी कवि थे? सॉरी, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के थे। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसके समय काल में था? तो समुद्रगुप्त के समय काल में था। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी या लिखा किसने था? तो लिखा था हरिसेन ने। तो यहाँ 4 क्वेश्चन पुटअप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि को धारण किया था। अभी हमने पढ़ा ऊपर महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की, और अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था। संगीत प्रेमी कहा जाने का इसको कारण ये था, ये साक्ष्य क्या मिले कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है, अनुमान इस वजह से लगाया गया कि जो उसके सिक्के थे, सिक्कों पर इसको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया था। तो जो सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए इसे दिखाया गया था, इसीलिए ये यहाँ से अनुमान लगा लिया गया कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त ने विक्रमक की भी उपाधि धारण की थी और कविराज की उपाधि कही दी गई थी इनको, तो इन्हें कविराज भी कहा जाता था। तो अब यहाँ से एक बात यह है, कविराज किसको कहा जाता था? तो हम बोलेंगे समुद्रगुप्त। विक्रमक की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त। अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की समुद्रगुप्त। महाराजा धीराज की धारण की चंद्रगुप्त प्रथम ने। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी आया चंद्रगुप्त
द्वितीय, जो कि 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय कब राजगद्दी पर बैठा। 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ये समय काल पूछ लेता है कि ईस्वी के आसपास बैठा था ये। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके लिए बहुत फेमस है, इसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य के बारे में हम जान चुके हैं। विक्रमादित्य जो इतिहास में है, 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। ये एक लोकप्रिय उपाधि थी, बस ऐसा नहीं खाली यही विक्रमादित्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में चीनी बौद्ध यात्री फहियान आया था। फहियान ने किताब लिखी थी फो क्यों की, ठीक है। दो आए थे, हेनसांग और फहियान। हेनसांग अलग पढ़ेंगे हम, पहले अभी हम पढ़ रहे हैं फहियान। हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फहियान आया था। तो ये बात समझ में आ गई। इसने कौन सी लिखी थी? फो क्यों की। एक मिनट, क्या था? इनकी किताब का नाम छोटी बड़ी देख लेना। तो यहां तक बात हो गई। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में चीनी यात्री फहियान आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो क्वेश्चन ये आएगा, शकों के विजय के उपलक्ष्य में किसने चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त प्रथम। चलो अब कुमारगुप्त के बारे में छोटी सी बात हमको जाननी है। क्या जाननी है? कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। ये सीधा पेट क्वेश्चन है, आ ही जाता है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। इसका पुनरुद्धार बहुतों ने कराया। ये मौर्यकालीन सुदर्शन झील है, इसको याद रखना, ये मौर्यकाल में बनी थी। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ था। अब स्कंदगुप्त के बारे में हमने क्या पढ़ा? हुणों का आक्रमण। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आया बढ़िया सा। कुमारगुप्त के टाइम में निकल आया एक क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय। और स्कंदगुप्त के टाइम में हुणों का आक्रमण हुआ था। सबसे आखिरी शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये गुप्त काल में जो प्रशासनिक इकाई देश का शासक कौन कहलाता था? तो वह कहलाता था गोपना। दूसरी प्रादेशिक इकाई थी भूक्ति। इसके जो राज करता था या इसका शासक था, उसका नाम था उपरिक। उपरिक या उपरिक महाराज भी बोलते थे इनको। भूक्ति के नीचे विषय आते थे। विषय प्रशासनिक इकाई थी और विषय को कौन संभालते थे? विषयपति संभालते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंड पाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट व भाट कहा जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। दंड पाशिक आया ना है, चाट भाट आ चुका है। पुलिस विभाग के कर्मचारियों को गुप्त काल में क्या कहते थे? तो चाट और भाट कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। ग्राम सभा का जो मुखिया था उसे ग्रामी कहते थे और अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। महत्तर शब्द के बारे में जान लीजिए। महत्तर जो होता था वो बड़े बुजुर्गों को कहा जाता था। बड़े बुजुर्ग और एक्सपीरियंस लोग होते थे। इसी महत्तर शब्द से एक कास्ट का जन्म हुआ जिसे कहते हैं हम लोग महतो। सुना होगा, ये मोस्टली आपको बिहार और झारखंड साइड में मिलेंगे, ईस्टर्न जोन में मिलेंगे थोड़े से। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमियां कुछ इस प्रकार थी। क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि। वास्तु, वास करने योग्य भूमि, रहने योग्य भूमि। चारागाह, भूमि पशुओं के चारा योग्य भूमि, नाम से ही पता लग रहा है। सिल, ऐसी भूमि थी जो कि जोतने योग्य नहीं थी, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अपराहत, ऐसी भूमि जो जंगल में थी, जंगल के एरिया में थी। तो यहाँ पर बाकी चीज देख के लग रहा है। वास्तु, वास करने योग्य। क्षेत्र, रहने कृषि योग्य। और सिल थोड़ा याद रखना है, चारागाह तो याद ही है। सिल और अपराहत याद रखना है बस। अब आते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। मंदिर कला के लिए गुप्त काल बहुत ही फेमस था। इसे ऐसे ही नहीं स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतारा मंदिर, भीतर गांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। तो ये बात समझ में आ गई होगी कैसे पढ़नी है। विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। शिव मंदिर भूमरा नागौद मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश। दशावतारा मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीतर गांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, भीतर गांव कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में। ये ईंटों द्वारा निर्मित है। यहाँ पे मेन याद रखना है दशावतारा मंदिर, एकदम अच्छे से कंठस्थ करके रखना है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार के नाम से कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है
गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन बन के आते हैं, जो आए हुए क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने देखा है आया हुआ, वो ये हुआ है कि इतिहास में सर्वप्रथम सती होने का एग्जाम्पल किसका दिया गया है? तो कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है? भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी ने किया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कहां से पता लगा? ऐरण अभिलेख से मिला। तीसरा, ऐरण अभिलेख किसका था? तो वो था भानुगुप्त का। तीन क्वेश्चन यहाँ से पनप के आए और तीनों क्वेश्चन हमें रटे होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ऐसा क्यों? क्योंकि गरुण जो था, जो विष्णु जी का वो माना जाता है, जिसपे वो चलते थे, गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का ललितपुर, जो भी पीछे पढ़ा हमने, दशावतारा मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर है। देखो एक और क्वेश्चन निकल के आ गया। जितने लोग स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं यूपी का, उनको सब याद होना चाहिए ये तीन चारों क्वेश्चन लगातार। अब पढ़ते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। अजंता की जो गुफाएं थी, उनमें 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 6, 16 और 17 गुप्तकालीन की हैं। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 17 में जो चित्र है वो चित्रशाला कहा जाता है इसको। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण के बारे में की घटनाओं से संबंधित चित्र दिए गए हैं। अब बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण ये था जब वो घर से बाहर निकले थे। महापरिनिर्वाण जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थी। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफाओं में बाघ की गुफा बहुत फेमस है, जो कि विंध्याचल पर्वत पर है, काटकर बनाई गई थी, जो धार जिले में मध्य प्रदेश में है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। अब यहाँ से थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे सब। जैसे कालिदास संस्कृत भाषा के थे। इनकी एक कृति थी जिसका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम। क्या नाम था? अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी दी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी। तो अभी क्या शुरुआत की हमने? कालिदास, धन्वंतरी, आगे पढ़ेंगे वारामिहिर के बारे में, ब्रह्मगुप्त के बारे में, तो ऐसे ही लगातार आते रहेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर धन्वंतरी के बारे में बताया मैंने, ये आयुर्वेदाचार्य थे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट विष्णु शर्मा के बारे में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो लिखित है पंचतंत्र, ये बहुत ही ज्यादा फेमस किताब है, संसार की सर्वाधिक प्रचलित किताबों में से माना जाता है इसको। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षा कारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। तो यहाँ से एक और नाम आ गया, आर्यभट्ट। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा। इसी में सर्वप्रथम यह बताया गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान वाराहमिहिर, बता चुका मैंने, वाराहमिहिर बोलते, धन्वंतरी थे, ब्रह्मगुप्त थे। अब यहाँ से 4-5 नाम एकदम कंठस्थ कर लेने हैं। धन्वंतरी, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट, कालिदास, इनको अच्छे से याद कर लेना है। इनकी कौन सी किताबें हैं, इन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं। पुराणों का जो वर्तमान रूप है वो गुप्त काल से ही निकल के आया है। संस्कृत गुप्त काल के राजाओं की शासकीय भाषा हुआ करती थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था। याज्ञ वल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल में। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ था। कालिदास की कृति थी अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा है, ये मैं बता चुका हूँ, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। ये ऐसा दूसरा ग्रंथ है जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ है। पहला था भगवत गीता। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्ण युग
कहा जाता है। चलिए यहाँ तक हो गया है, अब हम अगला पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।